अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो आफ्टर डिस्कसिंग वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले हमने वर्किंग कैपिटल डिस्कस किया, उसके बाद हमने कैश को डिस्कस किया और उसके बाद हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास जो रिनाउंड हेड ऑफ अकाउंट है दैट इज़ अकाउंट रिसीवेबल। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज़ अबाउट अकाउंट रिसीवेबल। इसको हमने देखा था, हमने कैश के मुतालिक कहा था इसके 3 मोटिव्स होते हैं। फिर हमने इसकी कलेक्शन और इसकी रिकवरी, कलेक्शन और डिस्बर्समेंट दोनों को देखा। फिर हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को देखा, हमने कहा इसके क्या कहते हैं 3 सेगमेंट होते हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हमने मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल देखनी है। तो अकाउंट रिसीवेबल को अगर हम डिफाइन करें तो अकाउंट रिसीवेबल इज समथिंग, जब आप किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो उसके जो आप पैसे अपने पास लिखते हैं येट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, अभी रिसीव नहीं हुए लेकिन आपने उनको लिख लिया है कि आपने ये क्रेडिट सेल की है तो उसके अगेंस्ट आपको पैसे मौसूल होना है, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली क्योंकि क्रेडिट सेल है इसलिए ये क्रेडिट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक, क्रेडिट पॉलिसी जो आप डिफाइन करेंगे आपके अकाउंट रिसीवेबल उसी तरह से ही मैनेज होंगे। क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या होगा? द मिनिमम क्वालिटी ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ क्रेडिट एप्लीकेंट। आप किसी क्रेडिटर की, जो क्रेडिट एप्लीकेंट है, जो आपसे क्रेडिट लेना चाहता है, उसकी मिनिमम वर्दीनेस जो आपके लिए एक्सेप्टेबल हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा आपको 20 दिनों में पैसे दे सकता है, एक 30 दिनों में दे सकता है, कोई बंदा आपको 50 डेज में आपको पे बैक कर सकता है। तो ये उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है कि 50 डेज का क्रेडिट मांग रहा है, कोई 20 डेज का क्रेडिट मांग रहा है, कोई 30 डेज का क्रेडिट मांग रहा है। सो अगर आपको एक्सेप्टेबल है 30 डेज तो इसका मतलब है कि आप 20 डेज वाले को भी क्रेडिट दे सकते हैं और 30 डेज वाले को भी दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए 50 डेज का क्रेडिट एक्सेप्टेबल नहीं है जितना वो कह रहा है, तो आप 50 डेज वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। सो बीइंग ए फर्म मेरे लिए जो क्रेडिट एक्सेप्टेबिलिटी है दैट इज 20 और 30 डेज। क्रेडिट स्टैंडर्ड के अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें उसके अंदर एक्सेप्ट करनी है, क्या रिजेक्ट करनी है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल का ट्रेड ऑफ देखना होता है कि हमें जो अकाउंट रिसीवेबल में प्रॉफिट और लॉस लॉस की क्या गुंजाइश है। देखिए, हम कैश तो मैनेज नहीं कर रहे, अभी हम बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल को देख रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि अगर हम ये अकाउंट रिसीवेबल मैनेज करते हैं तो फर्दर हम इसके अंदर से कितनी अर्निंग करेंगे और इसके अंदर से कितने एक्सपेंसेस होंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं 60,000 यूनिट सेल करता हूँ, ठीक है। अच्छा, 60,000 यूनिट सेल करने का क्या मतलब है कि मेरे पास 60,000 यूनिट है जिनको मैंने सेल करना है। अच्छा, इसकी थोड़ा सा डाटा मैं आपको लिख देता हूँ। डाटा क्या है? जो सेल प्राइस ऑफ यूनिट है, ये ऊपर बुक में एग्जांपल में गिवन है। सेल प्राइस इज 10, वेरिएबल कॉस्ट इज 8, सो प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना हुआ? 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो वेरी फर्स्ट स्टेप है कि जब मेरे पास कोई अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट पड़ी होगी, ठीक है, मैं उसके अंदर से देखूंगा मुझे प्रॉफिट कितना होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है जी? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल सेल। एडिशनल सेल को भी अभी हम देखेंगे कितनी है। तो पहले देखते हैं जी प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है कि जितने यूनिट मैंने सेल किए और हर यूनिट पे जितने पैसे मुझे बचते हैं उसको मैंने उससे मल्टीप्लाई किया, इट बिकेम 120,000। यानी कि अगर मैं 60,000 यूनिट सेल करता हूँ और 2 रुपये मुझे एक यूनिट पे बचते हैं तो इसका मतलब है मुझे 1,20,000 बचेंगे। लेकिन एक बात जहन में रखें कि ये 1,20,000 जो अब में बचेंगे ये पूरे साल में बचेंगे, ठीक है। पूरे साल में बचने का क्या मतलब है कि पूरे साल में जो भी सेल होगी पूरे साल में, उसमें हर यूनिट पे मुझे 2 रुपये बचेंगे। सारे साल में मैं 60,000 यूनिट सेल आउट करूंगा तो मुझे पूरे साल में बचेंगे 120,000। अच्छा, 120,000 के साथ अगर मैं यहाँ एक और चीज़ रेशो एक लिखूँ यहाँ, हमने ये अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर की एक रेशो पढ़ी थी। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर की रेशो क्या थी? अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ये बताती थी कि आपके साल में अकाउंट रिसीवेबल कितनी दफ़ा सर्कुलेट हो, ठीक। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर की रेशो निकालने का एक आसान तरीका ये है, टोटल मंथ्स ऑफ ए ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिट स्टैंडर्ड। लेट्स सपोज साल में 12 महीने, कितने महीने होते हैं जी? 12 महीने होते हैं।
ये तो फिक्स रहेगा, यानी आपका न्यूमिनेटर फिक्स हो गया। क्रेडिट स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल फर्म सिर्फ 30 डेज का क्रेडिट स्टैंडर्ड रहती है, तो 30 डेज आर इक्वल टू 1 मंथ। ये मैंने क्रेडिट स्टैंडर्ड 1 पे डिवाइड किया तो मेरा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर कितना निकला? 12। सिमिलरली एक और फर्म है, वो देती है 60 डेज का क्रेडिट। 60 डेज का मीन अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ। सो 12 इज इक्वल टू टोटल मंथ ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 2 मंथ क्रेडिट स्टैंडर्ड। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर मेरे पास कितना निकला? अकाउंट रिसीवेबल में टर्नओवर निकला 6। सिमिलरली देयर इज अनदर फर्म जो आपको 90 डेज का क्रेडिट देती है, लेट्स सपोज। सो 90 डेज इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स divided by total months of the year divided by 3 months, it becomes 4. So similarly हम अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर निकाल सकते हैं। हमने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर की यहाँ डेफिनेशन मैंने की कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इज समथिंग कि आपके साल में अकाउंट रिसीवेबल कितनी दफ़ा टर्न ओवर होते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, टोटल मंथ्स ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिट स्टैंडर्ड। क्रेडिट स्टैंडर्ड मीन्स अ क्रेडिट स्टैंडर्ड दैट इज एक्सेप्टेबल टू यू। अब इस अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का हमें बेसिकली फ़ायदा क्या है? हम इस अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर को यूज़ कैसे करते हैं? हम ऐसे यूज़ करते हैं कि देखें साल में जो भी आप सेल करेंगे, लेट्स सपोज़ इस एग्जांपल से पहले हम थोड़ा-सा कुछ और देखते हैं। हम ये सपोज़ करते हैं देयर इज़ अ सेल्स प्राइस 10, वेरिएबल कॉस्ट इज़ इक्वल टू 8, तो वेरिएबल कॉस्ट इज़ इक्वल टू है दैट प्रॉफिट मार्जिन इज़ इक्वल टू 2। ठीक है? मैं एक सेल्स करता हूँ, सिंपल सेल्स कुछ भी नहीं। ठीक है? 60,000 यूनिट। अच्छा, मैं अगर 60,000 यूनिट्स करता हूँ, तो मुझे इसके साथ एक और चीज़ मैं अवेलेबल करता हूँ जी, क्रेडिट स्टैंडर्ड। क्रेडिट स्टैंडर्ड मेरे पास है जी 30 डेज़ और 30 डेज़ और में से इक्वल टू 1 मंथ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन मैं ज़रा सिर्फ अपने प्रॉफिट और उसके अगेंस्ट कॉस्ट, इन दोनों चीज़ों को मुझे वैल्यूएट करना है। एक और चीज़ मैं इसके साथ कर दूँ जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेट्स से इज़ 20%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20% रख दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी यहाँ डिफाइन कर लें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट जो आपके अल्टरनेट की कॉस्ट होती है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मैं इनको वैल्यूएट कैसे करूँगा कि मेरे अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट कॉस्ट ट्रेड ऑफ क्या है? पहला स्टेप, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है जी, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे काउंट होगी जी? नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास हैं 60,000 मल्टीप्लाई बाय हर यूनिट में मुझे कितने बचते हैं? 2 रुपए। तो मुझे टोटल कितने बचेंगे? 120,000। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आपका है अकाउंट रिसीवेबल एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट करें। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट होंगे? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट होंगे सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। इस क्वेश्चन के मुताबिक मुझे अगर सेल्स निकालनी हो तो सेल्स कितनी होगी? 60,000 अगर मैं यूनिट सेल करता हूँ 10 रुपए के हिसाब से, तो मेरी सेल्स हुई 600,000। 600,000 को अकाउंट रिसीवेबल पे टर्नओवर पे डिवाइड करूँ, तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का मैंने फार्मूला अभी लिखवाया कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इज इक्वल टू टोटल मंथ्स ऑफ द ईयर आर 12 और मैं आपको कितना क्रेडिट स्टैंड दे रहा हूँ डिवाइडेड बाय क्रेडिट स्टैंड दैट इज 30। 30 मीन्स 1 मंथ, इसको 1 पे डिवाइड किया इट बिकम्स 12। तो यहाँ मैंने सेल्स के साथ इसको डिवाइड किया 600,000 डिवाइडेड बाय 12। आंसर आया मेरे पास 50,000। 50,000 कैसे आया? 600,000 को मैंने डिवाइड किया 600,000 को मैंने डिवाइड किया
10 अपने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर पे, जो कि मेरे पास 12 था, और तो मेरे पास आंसर आया 50,000। सो 50,000 इज समथिंग कि आपके एवरेज अकाउंट रिसीवेबल हर महीने 50,000 के बनेंगे, फिर आपकी टोटल सेल आपकी होगी 600,000। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितने क्रिएट होंगे? 50,000 के। इसका मतलब क्या है? मैंने 50,000 की सेल करनी है, 50,000 की रिकवर कर लेनी है, फिर 50,000 की सेल करनी है, फिर 50,000 की रिकवर करनी है। साल में ये एक्टिविटी मैं 12 दफ़ा परफॉर्म करूंगा तो मेरी टोटल सेल बन जाएगी 600,000। जब मेरी सेल्स टोटल 600,000 बन जाएगी तो मेरे एक दफ़ा के एवरेज अकाउंट रिसीवेबल जो क्रिएट होंगे दोज विल बी 50,000। इसके बाद बात आती है स्टेप नंबर 3 की, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। जो 50,000 के रिसीवेबल मेरे हर महीने क्रिएट होंगे, उनमें मेरी कितनी कॉस्ट है? वो कॉस्ट निकालने का क्या तरीका है कि 50,000 मेरी सेल्स है, डिवाइड कर दूंगा इसको सेल प्राइस के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट विच इज 8। अगर आप इस पोर्शन को देखें तो ये पोर्शन मुझे क्या कैलकुलेट करके देगा? ये नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स को आपने कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास निकल आया कॉस्ट ऑफ दिस, यानी कि मेरी अगर 50,000 रुपए के रिसीवेबल क्रिएट होते हैं तो उसमें 40,000 तो मेरी इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं ये 40,000 12 दफ़ा इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है? अगर मैं ये 40,000 12 दफ़ा इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे पूरे साल में इस 40,000 को 12 दफ़ा सर्कुलेट करूँगा। मैं 12,000 के सॉरी 40,000 को जब 12 दफ़ा सर्कुलेट करूँगा, तो मुझे उसके अगेंस्ट जो पूरे साल में सेल्स मिलेगी वो 600,000 मिलेगी। लेट्स सपोज़ मैं ये 40,000 यहाँ अप्लाई नहीं करता, मैं किसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो 40,000 के अगेंस्ट मुझे 20% मिलेगा, व्हिच इज़ इक्वल टू 8,000। तो बात यहाँ क्या बनी कि अगर मैं ये रिसीवेबल्स 40,000 के यहाँ इन्वेस्ट ना करूँ अकाउंट रिसीवेबल में, और उनको किसी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर दूँ, तो मुझे बचेंगे 40,000। अगर इन रिसीवेबल्स को, यानी ये जो 40,000 की इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं रिसीवेबल में इन्वेस्ट करता हूँ और रिसीवेबल 12 दफ़ा सर्कुलेट करते हैं, मुझे 1,20,000 रुपए बचेंगे। तो दैट मीन्स के जो प्रॉफिटेबिलिटी है, दैट इज ग्रेटर देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कैसे ज्यादा है? क्योंकि मुझे 40,000 रुपये 12 दफा इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर मैं 12 दफा उसको इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 1,20,000 बचेगा।